नमस्कार दोस्तों। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट, केवीएस इन सभी से संबंधित बायोलॉजी के मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे थे। यानी कि इन मॉडल पेपर्स में हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी और पूर्व परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें शामिल किए हैं। ऐसा मानिए कि हमने लगभग जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी से जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मिलाकर के हमने बायोलॉजी के मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जो कि बहुत सारे हैं। तो वो हम लगातार जब तक केवीएस और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम यानी नीट का एग्जाम जो जाकर के जुलाई में होना है तो वहां तक हम लेकर के चलेंगे इसे, जब तक केवीएस का एग्जाम हो जाए। तो बायोलॉजी देखो कुछ चेंज वेंज नहीं होता। बायोलॉजी में आरपीसी सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी पूछी जाएगी, आपकी सीबीएस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल इनकी बुक पूछी जानी है, फर्स्ट ग्रेड में पूछी जानी है, नीट में पूछी जानी है। तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए हमने कंबाइंड रूप से जो मॉडल पेपर तैयार किए हैं उसमें देखो जितनी भी पूर्व परीक्षाएं हुई हैं उन सभी से इन क्वेश्चनों को हमने ऐड किया है। एनसीईआरटी बायोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सभी हमने ऐड किए हैं। तो ये हमारा जो बायोलॉजी का मॉडल पेपर संख्या की बात करें तो चौथा होगा। इससे पहले हमने 3 डाल दिए हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। यदि आपने वह नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए और आपको देखते पता चल जाए कि आप कितनी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन किस प्रकार की हैं, किस प्रकार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो आरपीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट, केवीएस इन सभी के साथ साथ में जो आपका डीएसएसबी का है, एनवीएस का है, इनके जो एग्जाम होते हैं जनरल साइंस से संबंधित हम बात करें तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैटर है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रीट की जो मेन एग्जाम है उसके लिए हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक का तो मैंने पहले ही डाल दिया था। दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसमें एनिमल टिश्यू वाला कंप्लीट हमने कर लिया था। सेकंड जो हमारा प्लांट टिश्यू रहेगा वो हम जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाता है उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए हमने बायोलॉजी की जो मॉडल पेपर तैयार किए हैं वो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल करके आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिशियल्स डीएनए रेप्लिकेशन, यानी निम्न में से कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम डीएनए के द्विगुणन डीएनए रेप्लिकेशन को प्रारंभ करता है। देखो डीएनए रेप्लिकेशन जब भी क्रिया होती है रेप्लिकेशन, तो उसमें क्या होता है, एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है शुरुआत करने के लिए। आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर है इसका संश्लेषण हम किसके द्वारा करते हैं, तो यही हमें पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और फोर्थ आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो बाद में काम करेंगे ना, पहले डी आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी। आरएनए प्राइमर बाद में क्या करेगा, उसमें जो आपका डीएनए का संश्लेषण है, रेप्लिकेशन है, वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल किंगडम बिगिन फ्रॉम। देखो कुछ जो क्वेश्चन इस प्रकार के जिसकी हमने हिंदी यहाँ पर नहीं की, लेकिन आपको समझा दूंगा वो क्वेश्चन। सामान्य देखो जो जनन स्तर की हम बात करें, जनन स्तर मुख्य रूप से हम बात करें तो पहले जो आदिम प्राणी उसमें 2 पाए जाते थे और फिर ये 3 हो गए थे। 2 थे उसमें, एक तो एक्टो था और एक था एंडोड्रम, जबकि बाद में 3 हो गए। ये 3 कौन से, एक तो एक्टो हो गया, एक बीच में मीजोड्रम हो गया और एक एंडोड्रम हो गया। 3 जनन स्तर बन गए एंडोड्रम। अब यहां पर पूछा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें ये तीनों हो और इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल किंगडम में कहां से स्टार्ट होता है, कहां से शुरू होता है ये। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में तो क्या होता है, द्विस्तरीय होते हैं ये जनन स्तर। स्पंजेज पोरिफेरा में भी ऐसा होता है, एनिलिडा में भी यही द्विस्तरीय 2 स्तर पाए जाते हैं, 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो आपका हेलमिंथीज होता है, हेलमिंथीज में देखो प्लेटे हेलमिंथीज की हम बात करें, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज जो होता है चपटे कर्मी जिसे हम कहते हैं, और यहीं से शुरू होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज, यानी कि तीनों जनन स्तर यहां से शुरू हो जाते हैं।
और इसमें देखो क्वेश्चन बने सिलोम वाला, तो पूछ ले सिलोम है वो कहाँ से शुरू होती है, तो सिलेम एस के एल्मिंथिस से स्टार्ट होती है, लेकिन एस के एल्मिंथिस में याद रखिए स्यूडोसिलेम पाई जाती है, कूट गुहा पाई जाती है, और वास्तविक सिलोम है वो आगे एस के एल्मिंथिस के बाद में कौन सा आता है, वहां से शुरू होती है, जिसमें एनिलिडा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कॉकरोच की कोलिट्रियल ग्रंथियों का कार्य क्या होता है। कोलेट्रियल जो ग्रंथियां होती है जो कि कॉकरोच में पाई जाती है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पाचन, सेकंड है मैथुन, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ कोकून यानी कोकून का निर्माण, और निषेचन। देखो ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलेट्रियल जो ग्रंथियां होती है उनका मुख्य कार्य होता है कोकून का निर्माण करना। देखो कॉकरोच वाला टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, चाहे वो केवीएस का निकाल लो, फर्स्ट ग्रेड का निकाल लो, नीट का निकाल लो, या आरपीसी सेकंड ग्रेड का निकालो, इन तीनों चारों में क्या है आपका कॉकरोच वाला टॉपिक दे रखा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है, प्राकृतिक वर्णवाद का मत किसने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इरेस्मस डार्विन, सेकंड है लेमार्क, थर्ड है चार्ल्स डार्विन, और फोर्थ है डीवरीज। देखो ये भी नहीं होगा, आपको पता होगा कि डार्विन नामक वैज्ञानिक है उसके द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद दिया गया था, लेकिन ये इरेस्मस, ध्यान में रखना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये इरेस्मस नहीं होगा, ये चार्ल्स होगा। तो चार्ल्स डार्विन है उसके द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी गई थी। डीवरीज थे, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत दिया था, और लेमार्क ने क्या किया था, जो आपका जिराफ था उसके ऊपर प्रयोग किया था, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 5-6 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर पहला जो दे रखा है फिशेज यानी कि मछलियां, आगे है ब्रेंकियल हार्ट, एम्फीबियंस ट्रांजिशनल हार्ट, रेप्टाइल्स डबल हार्ट, और बर्ड्स में डबल हार्ट। ये आगे 4 में भी डबल ही लिखा हुआ है। अब देखो या 3 मान लीजिए, इसे भी 3 डबल हार्ट। फिशेज में क्या होता है, ब्रेंकियल हार्ट होता है, ये सही है आपका, फिशेज में ब्रेंकियल हार्ट होता है यानी एक होगा इसके सामने। एम्फीबियंस में ट्रांजिशनल हार्ट होता है यानी कि संक्रमित, जिसमें अब देखो यहाँ अपूर्ण हार्ट भी बोल सकते हैं इसे, अपूर्ण हार्ट। फिशेज में द्विकक्षीय होता है, द्विकक्षीय हृदय, और इनमें अपूर्ण हृदय यानी कि त्रिकक्षीय हृदय होता है, त्रिकक्षीय हृदय होता है, इसमें हो जाएगा आपका 2। रेप्टाइल्स में भी त्रिकक्षीय हृदय या ट्रांजिशनल हार्ट देखने को मिलता है। बर्ड्स की हम बात करें तो इसमें डबल हार्ट हो जाएगा, डबल यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं, या फिर इसे पेशीय जो हृदय होता है वो पाया जाता है, या फिर पूर्ण या 4 कक्षीय हृदय वो इसमें देखने को मिलता है। मेमल्स में भी इसी प्रकार का हृदय देखने को मिलता है, हमारे अंदर पूर्ण होता है, 4 कक्षीय होता है, पेशी हृदय होता है। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा मैच खा रहा है, 1 2 2 3 3, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद में क्वेश्चन आता है 8, फर्स्ट और सेकंड को मैच करना, ये भी मैच वाला क्वेश्चन है। और एक तरफ जो आपकी कान है उस कान की अस्थियों के नाम दे रखे हैं, और एक तरफ उनकी आकृति को दे रखी है। देखो एंगुलर, इनकस, आर्टिकुलर, मेलियस, हायोमेंडिबुलर, स्टेपिज, और क्वाड्रेट टिम्पेनिक। तो एंगुलर होती है, टिम्पेनिक अस्थि होती है। एंगुलर टिम्पेनिक जो कान की हड्डी होती है ना कान के पास वाली, इसे टिम्पेनिक बोलते हैं, और ये एंगुलर होती है। आर्टिकुलर की हम बात करें तो मेलियस होती है, ये सही है, आर्टिकुलर तो 2 हो जाएगा इसमें। हायोमेंडिबुलर ये स्टेपिज होती है, और इसमें 3 हो जाएगा, ये भी ठीक है। और स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, सबसे छोटी अस्थि। अगर पेशी पूछे सबसे छोटी तो स्टेपेडियस हो जाएगी, स्टेपेडियस। सबसे बड़ी अस्थि फीमर हो जाएगी। आगे देखो क्वाड्रेट टिम्पेनिक, आगे दे रखा टिम्पेनिक तो मैच खा गया, बचा कौन सा, इनकस बचा, तो क्वाड्रेट क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 4 2 3 1 किसमें है, 4 2 3 1, ये 4th वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट ऑफ द CO2 इज ब्लड इज कैरिड, यानी कि मुख्य रूप से हम ब्लड के द्वारा जो CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है। तो मुख्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में CO2 का परिवहन ब्लड में किसके द्वारा होता है। अब देखो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो तो RBC के साथ जुड़ करके अंदर चली जाती है, फिर CO2 बाहर निकालते हैं,
तो ये जो CO2 होती है ये किसके द्वारा सबसे अधिक मात्रा में जुड़कर बाहर निकलती है? विद इन एरिथ्रोसाइट यानी RBC के द्वारा। सेकेंड है डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में एज बाइकार्बोनेट एसिड के रूप में। और ये कार्बोनेट है, ये कार्ब एमिनो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये कार्ब एमिनो विद प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा। बाइकार्बोनेट एसिड के रूप में सबसे अधिक मात्रा में CO2 का परिवहन है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रिफिथ डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर ग्रिफिथ ने परीक्षणों को दर्शाया था। यानी डिप्लोकोकस न्यूमोनिया है, इसके ऊपर ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था और इस प्रयोग को मुख्य रूप से कौन सी विधि के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया था? तो ग्रिफिथ ने एक चूहे को लिया था, चूहे पर भी इन्होंने प्रयोग किया था जिसमें DNA आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं इसके बारे में इन्होंने सिद्ध किया था। तो देखो ग्रिफिथ ने कौन सी ऐसी प्रोसेस थी जिसके द्वारा डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर यह प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट शो किया था? पारकर्मण यानी ट्रांसडक्शन, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, संयुग्मन कॉन्जुगेशन। तो ये रूपांतरण हो जाएगा बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, यूलोथ्रिक्स में पायरिनोइड एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और पायरिनोइड वाला आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। पायरिनोइड सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है ये, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पायरिनोइड आरपीसी सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। देखो यूलोथ्रिक्स जो एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन शैवाल है, इसमें पायरिनोइड और क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट है थोड़े पायरिनोइड सहित एक हरित लवक, अनेक पायरिनोइड सहित एक हरित लवक, अनेक हरित लवक एवं एक पायरिनोइड, और इनमें से कोई नहीं। देखो क्लोरोप्लास्ट की संख्या तो एक होती है, लेकिन इसी क्लोरोप्लास्ट में अनेकों संख्या में क्या पाए जाते हैं? पायरिनोइड पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनेक पायरिनोइड सहित एक हरित लवक पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में, जो कि एक कोशिकीय सामान्यता हम बोल सकते हैं शैवाल होती है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन चुका है, यहाँ पर पायरिनोइड में किसका संश्लेषण होता है, इसके चारों लेयर है वो क्या पाई जाती है? तो देखो मुख्य रूप से हम बात करें तो एक तो स्टार्च होता है इसमें, स्टार्च यानी कि मंड जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, और एक प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो होता है इसे तो इसके बीच में पाया जाता है और चारों ओर स्टार्च देखने को मिलती है, ये पायरिनोइड की संरचना होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले। क्वेश्चन नंबर 14, किस में बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता है? ये पूछा है। इनमें से कौन सा है जिसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता है? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इसमें तो बीज बनता ही नहीं है। ब्रायोफाइटा में नहीं बनता। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं। देखो एंजियोस्पर्म जो होता है इसमें तो देखो अंडाशय पाया जाता है, और अंडाशय से क्या बनता है? इसमें फल बनता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होता है इसमें फल का निर्माण होता ही नहीं है, मतलब इसमें अंडाशय नहीं पाया जाता। तो यही इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 15, एक कोशिकीय अंडाशय किसमें मिलता है? इंपॉर्टेंट है ये, एक कोशिकीय अंडाशय। ऑप्शन फर्स्ट है एस्टेरेसी, सेकंड है रूटेसी, थर्ड है यूफोर्बिएसी और फोर्थ है लिलियसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एस्टेरेसी जो घास कुल होता है इसमें एक कोशिकीय अंडाशय पाया जाता है। आपने जो गेहूं है उसका बीज वगैरह ये देखे होंगे, उसके अंडाशय की हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? घास कुल आता है, और घास कुल एस्टेरेसी जो होता है इसके अंदर एक कोशिकीय अंडाशय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस द्विबीजपत्री तने में 7 पुल बिखरे होते हैं? यहां से देखो दो चीजें आपको यहां पर बता देता हूं। एक तो होता है द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप, और एक होता है एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री जो होता है इसमें व्यवस्थित रूप से 7 पुल पाए जाते हैं। व्यवस्थित 7 पुल वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक बीजपत्री में क्या होते हैं? जो कोर्टेक्स से वलकुट वाला भाग है उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं, बिखरे हुए 7 पुल होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा द्विबीजपत्री पादप है और उसका तने में क्या होता है? 7 पुल बिखरे हुए पाए जाते हैं। देखो 7 पुल बिखरे हुए किसकी विशेषता होती है? एक बीजपत्री की होती है, लेकिन इस प्रकार के कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं द्विबीजपत्री पादपों में जिनमें बिखरे हुए 7 पुल देखने को मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है निक्टेंथस, सेकंड है पेपेवर, थर्ड है हिबिस्कस और फोर्थ है सिट्रस। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। निक्टेंथस जो होता है जो कि एक द्विबीजपत्री पादप होता है और इसमें 7 पुल एक बीजपत्री के समान होते हैं, बिखरे हुए
पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइबोसोम आर कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ, राइबोसोम किससे संबंधित है, किसके संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम? ऑप्शन फर्स्ट है लिपिड के संश्लेषण से, सेकंड है आरएनए के संश्लेषण से, और थर्ड है पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण से। और यहाँ पर फोर्थ और कर लीजिए डी वाला, डी वाला क्या करें, न्यूक्लिक एसिड कर लीजिए, न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण से। तो जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम जो कि झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, ये झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स होता है। प्रोटीन के संश्लेषण करने के कारण इसे सेल की, कोशिका की क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे, सेल की राइबोसोम को। सेल ऑर्गेनल्स, सेल में सेल ऑर्गेनल, कोशिका में कोशिकांग भी इसे कहा जाता है। तो कई नाम है, इसके ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन इनमें से कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन के समय खनिजों के साथ साथ जल वायुमंडल में वाष्पित होता है। तो वाष्पोत्सर्जन में देखो सबसे अधिक मात्रा में तो जल होगा, इसमें पहले खनिजों के साथ साथ नहीं, जल के साथ खनिजों का भी कुछ मात्रा में क्या होता है, वाष्पन होता है। ऐसा होता तो ये सही हो जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। श्वसन के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती, ये कोई जरूरी नहीं है कि श्वसन, वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये आपके जो नीचे का जो वायुदाब, रूट कैप के अंदर या जड़ के अंदर जो मूलदाब बनता है, उस मूलदाब से सीधा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रणाब वरंत में रूपांतरित तने वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। फिलोक्लेट, ये आपका राइट हो जाएगा, सही है, क्योंकि आपने जो नागफनी है, केकटस है, ये नाम सुने होंगे। इसमें जो तना होता है वो तो क्या करता है, एक पत्ती का रूप धारण कर लेता है इस प्रकार से, फिलोक्लेट जिसे हम कह सकते हैं। पत्तियां होती है इस प्रकार से कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और ये जीरोफाइट प्लांट है, ये कह सकते हैं जीरोफाइट प्लांट, मरुद विधि पादप है, और ये मरुस्थलीय एरिया में पाए जाते हैं। और प्रणाब वरंत में रूपांतरित होने वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या करते हैं, ये कम करते हैं। फोर्थ, मांसल पत्तियों वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन अधिक करते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पीसीआर अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रयोग में लिया जाता है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें कौन सा एंजाइम है जो उपयोग में लेते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है टैक पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। देखो डीएनए टैक पॉलीमरेज जो होता है इसी को काम में लेते हैं पीसीआर में, जिसमें डीएनए की लाखों संख्या में कॉपियां तैयार की जाती है। और ये जो होता है थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया होता है, उससे प्राप्त किया जाता है टैक डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 20, एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर इसके लिए बढ़ते हैं। यानी एपीफाइट पादप जो होते हैं ये दूसरे पौधे पर अपनी वृद्धि करते हैं, अंकुरित होते हैं। तो क्या चाहिए कि वो दूसरे पौधे पर अपनी जो वृद्धि करते हैं। देखो एपीफाइट पहले तो पता होना चाहिए एपीफाइट पादप कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन से होते हैं। देखो जो दलदली वाला भाग होता है, दलदली, वहां पर अगर कोई बीज नीचे पड़ेगा तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, उस दलदल में ही धंस जाएगा। इसलिए क्या होता है, जैसे आर्किड वगैरह कुछ पादप होते हैं जो दूसरे पादपों के ऊपर ही पाए जाते हैं और वहीं पर अंकुरित हो जाते हैं, और उन्हीं क्या कहते हैं, एपीफाइट पादप कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पौधे इस किसके लिए बढ़ते हैं या क्या प्राप्त करते हैं उन पौधों से। तो ये मुख्य रूप से आश्रय स्थल प्राप्त करते हैं, क्योंकि जैसे ये नीचे गिरेंगे वहां पर ऑक्सीजन की वैसे ही कमी है और दलदल में धंस जाएंगे तो वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो आश्रय प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उन पादपों पर रहते हैं। तो ये आश्रय हो जाएगा शेल्टर, आवास। क्वेश्चन नंबर 21, एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है फॉस्फेट समूह, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनस क्षारक, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनस क्षारक, नाइट्रोजनस क्षारक, फॉस्फेट समूह, नन ऑफ दिच। अब देखो एक तो न्यूक्लियोसाइड वगैरह, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग। न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के नाम में छुपा है सब कुछ। देखो साइड से पकड़ लीजिए, साइड मतलब दो साइड, लेफ्ट राइट, ऐसा याद कर लीजिए। साइड कितनी, एक तो लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट राइट दो साइड, यानी कि जिसमें दो अणु हैं। दो अणु कौन से, एक तो पेंटोज शर्करा, एक नाइट्रोजनस क्षारक है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। अगर इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक तो मिला हुआ, पेंटोज शर्करा और मिला दे,
देखो यहाँ पर टाइड लिखा हुआ, टाइड से 3 कर लीजिए, टाइड से 3, THR 3 यानी कि 3 अणु जिसमें होते हैं। एक तो फोस्फेट समूह है, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनस क्षारक, ये तीनों अगर हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों ही याद होने चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड, इसका आंसर हो जाएगा पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनस क्षारक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। 21 के बाद में आता 22, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय। हाइड्रा में पुनर्जनन है, ये किसके द्वारा होता है? कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा हाइड्रा में पुनर्जनन होता है? हाइड्रा में पुनर्जनन जो होता है, फर्स्ट है अभिरूपांतरण, संरचना विकास और मॉर्फोलैक्सिस, और फोर्थ हो जाएगा अभिरूपांतरण या संरचना विकास दोनों। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन सी दे रखा है ये राइट हो जाएगा, मॉर्फोलैक्सिस है, इसके द्वारा हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पेलीमोन यानी कि झींगा मछली जिसे हम कहते हैं, झींगा मछली, पेलीमोन की जो स्टेटोसिस्ट होते हैं, पेलीमोन में स्टेटोसिस्ट संतुलन पुटिका जिसे हम कहते हैं वो पाई जाती है। ये कहाँ उपस्थित होती है? एंटेनल में, एंटेनल में, मैगजिली में, मैगजिलेट में और एंटीनी में। तो जो एंटीनल होता है इसमें आपकी जो पेलीमोन झिग्गा मछली है उसमें स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विषम गर्ती सेंट्रम, हेट्रोसिलस जो सेंट्रम होता है ये किसका अभिलक्षण है? मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? विषम गर्ती सेंट्रम इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उभयचर में, एम्फीबियंस, रेप्टिल्स यानी सरीसृप में, बर्ड्स यानी पक्षियों में, मैमल्स यानी स्तनधारियों में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पक्षियां होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसमें विषम गर्ती सेंट्रम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। तो समसूत्री विभाजन होता है जिसमें 4 अवस्थाएं मिलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ऐसे लिख दिए, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पी मैट जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें पूछा कौन सी अवस्था है? समसूत्री विभाजन के अंदर केंद्र कला अदृश्य होती है। तो केंद्र कला तो प्रोफेज में लुप्त होती है, लेकिन प्रोफेज के भी यहाँ पर 2 भाग दे रखे हैं। देखो, एक तो प्रारंभिक पूर्वावस्था यानी अर्ली प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज, एक मेटाफेज और एनाफेज। तो यहाँ पर जो केंद्र कला जो लुप्त होती है ये कौन सी अवस्था में अदृश्य होती है? तो लेट प्रोफेज में होती है। क्वेश्चन नंबर 26, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गुणसूत्रों का जो विभाजन होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? तो ये एनाफेज में होता है, पश्चावस्था में। क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मैच करना है। सीनो जो कुछ युग दे रखे हैं, काल दे रखे हैं, और कौन से काल में कौन से जीव की उत्पत्ति हुई थी। सीनोजोइक लाइफलेस अर्थ, मीजोजोइक एज ऑफ फिशेज, पेलियोजोइक एज ऑफ मेमल्स, आर्कियोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब यहाँ पर जो देखो फर्स्ट ऑप्शन है सीनोजोइक, सीनोजोइक मेमल्स वाले काल को कहते हैं जो वर्तमान में चल रहा है, तो 3 हो जाएगा। मीजोजोइक की बात करें तो ये फिशेज से संबंधित है, ये ठीक है। अब पेलियोजोइक है तो ये होता है आपके रेप्टाइल से संबंधित, तो इसमें 4 हो जाएगा। आर्कियोजोइक के अंतर्गत हम बात करें तो ये हो जाएगा लाइफलेस अर्थ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 इसमें है, 3 2 4 1, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर गलत कर दिया, तो एक बार दोबारा से मिलान करने की कोशिश करते हैं। सीनोजोइक ठीक है, मेमल्स में आ गया। मीजोजोइक में 4 आ जाएगा, सॉरी मीजोजोइक में रेप्टाइल्स आ जाएगा, रेप्टाइल्स। पेलियोजोइक में फिशेज आ जाएगा 2, फिशेज जिसे हम बोलते हैं पेलियोजोइक। आर्कियोजोइक में लाइफलेस फिशेज हो जाएगा, तो 3 4 2 1 होगा, 3 4 2 1, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द पेस मेकर, गति निर्धारक, द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड। देखो हमने मेंढक के हार्ट की भी बात की थी, मेंढक का हार्ट और ह्यूमन का हार्ट सेम होता है। सेम वैसे तो नहीं होता क्योंकि इसमें 4 कक्षीय होता है, उसमें 3 कक्षीय मिलता है, लेकिन जो इसमें पेस मेकर से संबंधित हम बात करें तो वो क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो ह्यूमन का हार्ट जो होता है उसमें इस प्रकार से 4 कक्षक होते हैं। ये आपका राइट ओरिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट ओरिकल हो जाएगा, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ये राइट वेंट्रिकल दायां नीले, और ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले।
तो यहाँ पर जो पेस मेकर की हम बात करें तो पेस मेकर यहाँ पर उपस्थित होता है, तो कहाँ होता है ये, राइट ऑरिकल में होता है, दाएं आलिंद में होता है, राइट एट्रियम भी बोल सकते हैं इसे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, मेंढक में भी ऐसा ही मिलता, मेंढक में भी राइट एट्रियम ही हो जाएगा अगर क्वेश्चन पूछे तो। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व ऑफ हार्ट एक्सिलरेट द हार्ट बीट एज ए रिजल्ट, यानी सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो हार्ट है उसमें जो हार्ट बीट, जो हृदय की धड़कन होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, और उस बढ़ाने के बाद में हमारे पास क्या परिणाम प्राप्त होता है। दोबारा से मैं बोल देता हूं कि सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो वो हार्ट की जो हार्ट रेट है, हृदय धड़कन है, उसको बढ़ा देता है। तो परिणाम स्वरूप क्या प्रक्रिया यहाँ पर होती है, रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन, तो एसिटिल कोलिन का मुक्त होना, इनिबिशन ऑफ एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज का प्रतिबंधित होना, नोर एड्रेनलिन का रिलीज होना, और इनहिबिशन ऑफ डोपामिन, डोपामिन का प्रतिबंधित होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब हार्ट बीट बढ़ जाती है सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा तो ये रिलीज नोर एड्रेनलिन का रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हो वैसे तो 31 हो गया, 29 का 30 का मिस हो गया यहाँ पर। 31 का क्वेश्चन है कोल्चिसिन प्रभाव डालता है, तो कोल्चिसिन से कौन प्रभावित होता है इसमें, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, स्पिंडल का संगठन और गुणसूत्र विभाग। देखो कोल्चिसिन जो होता है हमारा जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन जो होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि कोल्चिसिन है ये कोशिका विभाजन को अवरुद्ध कर देता है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन से संबंधित एक ही सेंटेंस दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल के निर्माण को या संगठन पर यह प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू, इनमें से फाइटोप्लाज्मा सबसे अधिक किससे संबंधित है, एल्गी से, फंजाई से, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बैक्टीरिया से संबंधित होता है, जीवाणु से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, फोलियोज लाइकेन का उदाहरण कौन सा, जो लाइकेन, लाइकेन होती क्या है, देखो यहाँ पर एक तो शैवाल घटक होता है, शैवाल, और शैवाल के साथ में जो कवक होती है फंजाई, ये दोनों मिलकर के जब सहजीवन करती हैं, सहजीवी सिम्बायोसिस करते हैं तो उसे कहते हैं लाइकेन। तो शैवाल वाला घटक सेवलांस कहलाता है, सेवलांस कहलाता है, कवक वाला घटक कवकांट कहलाता है, कवकांस, कवकांस या फाइकोबायोन्ट या। अब ये दोनों घटक मिलकर के क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं, सजीवन दर्शाते हैं। शैवाल वाला होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण, और कवक को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है, फूड। कवक वाला जो घटक होता है ये इस शैवाल को क्या करता है, आश्रय यानी कि शेल्टर या आवास प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये होता है लाइकेन। इसमें पूछा फोलियोज लाइकेन का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट है पारमेलिया, सेकंड है क्लेडोनिया, थर्ड है असनिया और फोर्थ है ग्रेपिस। ये सभी क्या है, लाइकेन के उदाहरण है। तो पारमेलिया जो होता है ये फोलियोज लाइकेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य उदाहरण है। देखो पाइनस जो होता है, पाइनस किस वर्ग का है ये, तो ये है जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म का है, प्लांट है। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता देखने को मिलती है, बहुभ्रूणता देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म में। तो जो पाइनस है, साइकस है, ये सभी क्या जिम्नोस्पर्म के ही पादप होते हैं, वर्ग के ही। तो इनमें जो बहुभ्रूणता होती है ये किस कारण से देखने को मिलती है, ऑप्शन फर्स्ट है क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनिया विदलन बहुभ्रूणता, सेकंड है रोसेट पोलीएम्ब्रियोनिया यूजी बहुभ्रूणता, थर्ड है बोथ ऑफ द मेथड, सभी हो जाएंगी, और नन ऑफ द देज हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें जो पाइनस में बहुभ्रूणता वो क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनिया विदलन बहुभ्रूणता का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, मूंगफली क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है मध्य जगत का पादप, सेकंड है नई जगत दुनिया का पादप, और थर्ड है आधुनिक युग का पादप। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मूंगफली आधुनिक युग का पादप है। 36, निम्न में से कौन अर्गट एल्कोलॉइड का स्रोत है, अर्गट
एल्केलॉइड जो होते हैं ये किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सर्कोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से क्या होता है? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो प्राप्त होती है। न्यूरोस्पोरा ये आपके आनुवांशिकी में काम में लिया जाता है, इसे प्लांट किंगडम का इंजीनियर भी कहते हैं, प्लांट किंगडम का इंजीनियर भी कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है न्यूरोस्पोरा को। क्लेविसेप्स परपुरिया जो होता है उससे अर्गट एल्केलॉइड प्राप्त होता है। 37 माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक परत में जुड़े हुए संवृंत कण कहलाते हैं। अब देखो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये इस प्रकार से होती है, इसकी आंतरिक भित्ति जो होती है इस प्रकार से अंदर की ओर वलित होती है। ये मैंने बाहर वलन, चलो ठीक है, ये इस प्रकार से वलित होती है। तो ये वाली जो संरचना है जो आंतरिक झिल्ली पर पाई जाती है, जो उभार रूपी संरचना, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे इस प्रकार से संवृंत कण पाए जाते हैं। इन कणों का नाम पूछा है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी कौन कौन सी क्रिया होती है एक बार वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो एक तो क्रेब्स चक्कर होता है, एटीएस की क्रिया इसके अंतर्गत होती है। तो ये ध्यान में रखना है कि श्वसन की अधिकांश प्रक्रिया इसी में संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। शक्ति गृह भी कहा जाता है। अब देखो आंतरिक परत पर जो क्रिस्टी को ये जो संरचना पाई जाती है ऑक्सीसोम कहलाती है। तो ऑप्शन जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीसोम, या इसे फर्नाडीज मोरान कण भी कहते हैं। 39 है वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व बाय। वेटलैंड डे है वो किस दिन मनाते हैं? 2 मार्च, 2 फरवरी, 2 अप्रैल और 2 मई। तो सभी सेकंड देखे, सेकंड डेट है इसकी, तो 2 फरवरी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 40 का है पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को समग्र रूप से क्या कहते हैं? यानी कि इकोसिस्टम के अंतर्गत जो प्रोड्यूसर होता है उसके बाद जितनी जो ऊर्जा पाई जाती है, जो स्थिर हो जाती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, उत्पादन, और फोर्थ है सकल प्राथमिक उत्पादन या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन। तो यही हो जाएगा फोर्थ, सकल प्राथमिक उत्पादन। 41 नंबर का क्वेश्चन है जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। तो जीन जो होते हैं मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डीएनए के, ये हमें सभी को पता है। और कुछ में डीएनए प्रोटीन भी साथ में मिल जाती है तो प्रोटीन वाला भी हो जाएगा। 42 है माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी। देखो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, अपसेंट होती है। इस कारण इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, पादप जगत जोकर, पादप जगत का जोकर भी इसे कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव देखो मैंने पहले ही बताया थी, मोनेरा में क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, कवक, प्लांटी इसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मोनेरा। इसे देखो पीपीएलओ भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया, पीपीएलओ किसे कहते हैं? और सबसे छोटी कोशिका भी यही होती है, माइकोप्लाज्मा। 43 मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है? मेटाजेनेसिस किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा में, ओवेलिया में, ओरेलिया में, ट्यूबिपोरा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवेलिया में देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस। 44 है सीप का अध्ययन क्या कहलाता है? या फिर विशेष प्रकार के जो घोंगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये कोंकोलॉजी कहलाता है, जिनसे मोती प्राप्त होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कोंकोलॉजी कहते हैं। और मोलस्का के अध्ययन को हम मोलस्का विज्ञान कहते हैं, मेलेकोलॉजी। एंटोमोलॉजी और ओफियोलॉजी, सांपों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फाउंड इन यूरोकोर्डेट्स इज said to be the forerunner of the thyroid gland of vertebrates। यानी वर्टिब्रेट्स जो स्तनधारी प्राणी हैं, वर्टिब्रेटा वाले प्राणी हैं, उनमें थायराइड ग्रंथि पाई जाती है।
तो यूरोकोडेट्स होता है, उसके अंदर ये जो ग्रंथि होती है थायराइड, इसका पूर्ववर्ती रूप पाया जाता है। उस ग्लैंड्स को हम यूरोकोडेट्स में क्या कहते हैं, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं उसे। न्यूरल ग्लैंड, एंडोस्टाइल, डोर्सल ट्यूब्रिकल और पाइलोरी ग्लैंड। तो एंडोस्टाइल हो जाएगा इसका आंसर, एंडोस्टाइल। 46 द फिनोमेनन इन विच ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड। यानी कि इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक लक्षण को कोई एक जीन प्रदर्शित कर रही है, एक से अधिक लक्षण को कोई एक जीन प्रदर्शित कर रही है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पेनेट्रेंस, पॉलीडेक्टाइली, पॉलीप्लॉइडी और प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 इन इंजर्ड पर्सन ऑफ अननोन ब्लड ग्रुप नीडिंग इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी गिवन द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। इनमें से कौन सा ब्लड हम दे सकते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको चोट लग जाती है, चोट लगने पर उसे क्या चाहिए? ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें इसका ब्लड पता नहीं है कि क्या ब्लड है, और ये ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में है कि उसको तुरंत बिना जांच के ब्लड देना पड़ रहा है। तो ये कौन सा ब्लड है, वो हम इसे बिना जांच करके भी दे सकते हैं। ए बी और ओ। तो ओ ब्लड ऐसा होगा जिसे हम बिना जांच करके भी दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जिसे चोट लगी या इंजर्ड हुआ है। 49 मेंढक में द्वितीय कपालीय तंत्रिका है, सेकंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में कितने कंकाल नर्व पाए जाते हैं? तो 10 होते हैं, ध्यान में रखना ये। और मेंढक में द्वितीय कपालीय तंत्रिका इसमें कौन सी हो जाएगी? ट्रैक्लियर तंत्रिका, ऑप्टिक तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका, वेगस तंत्रिका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व होती है वो ही होती है द्वितीय कपालीय तंत्रिका। 50 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन। जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती है वो मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? फिशेज, मेमल्स, बर्ड्स। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया मैंने और ये आया हुआ क्वेश्चन है। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। फिशेज वाला पहले ही काट दीजिए, यहाँ पर ये हो गया, और इसमें एम्फीबिया आ गया, तो एम्फीबिया काट दीजिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मेमल्स में पाई जाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। 54 विच ब्रायोफाइट हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनोड। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें बड़ा क्लोरोप्लास्ट हरित लोहक पाया जाता है और बड़ा ही पायरिनोड पाया जाता है? रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और पेलिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथोसिरोस में बड़े आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, पायरिनोइड है वो पाया जाता है। 56 लोवेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेज। जो हम हेरारकी बनाते हैं, टेक्सोनोमिक हेरारकी बनाते हैं, तो उसमें सबसे लोवेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज, क्लास। तो ये स्पीसीज हो जाएगी, जाति हो जाएगी। फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड किया गया है? मतलब 3 गलत हैं, एक सही है। वालनट, कैरोटेलेरिया जेंसिया, ग्राउंडनट, एरेकिस हाइपोइजिया, कोकोनट, अरेका कटेचू, केशवनट, और ये हो जाएगा पूर्णस परसिका। तो ये ग्राउंड नट जिसे हम मूंगफली कहते हैं, इसी का साइंटिफिक नेम है एरेकिस हाइपोजिया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये करेक्टली मैच है। 58 नेक्स्ट है द मेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। एक मक्का में जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, द्विगुणित है, और इनके नंबर कितने हैं द्विगुणित में? 20 है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन ए सेल एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। यानी माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है जिसमें सेम जो सेल्स होती है, पहले पूर्ववर्ती सेल उसी के समान सेल बनती है। अगर इसमें 20 क्रोमोसोम्स है तो उसमें भी 20 आगे होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो आपकी अंतरावस्था होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। 20 हैं तो 20 से 40 हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा है कि मेटाफेज में क्या होगा, तो मेटाफेज अवस्था में क्या हो जाएगा?
मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित में 20 थी, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 40 हो जाएगी, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं ये अलग अलग सिरों पर जाने लग जाते हैं, आधे गुणसूत्र इधर जाते हैं, आधे यानी कि 20 इधर और 20 इधर, और फिर जाकर के ये अलग सेल बन जाती है, ये अलग बन जाती है, तो दोनों सेलों में 20-20 रह जाती हैं। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी मेटाफेज स्टेट में, 40 हो जाएगी। 59, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण होता है। सूर्य के प्रकाश की जो हरी किरणें हैं, ग्रीन वेवलेंथ, इनका अवशोषण किसके द्वारा होता है, जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल बी और फाइको इरिथ्रिन। डी हो जाएगा, फाइको इरिथ्रिन हो जाएगा। 60, विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द हॉट स्पॉट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपके जैव विविधता से संबंधित है, और जैव विविधता में इंडिया के अंदर जो हॉट स्पॉट है वो कौन सा है, ये पूछा है। इंडिया के अंदर हॉट स्पॉट है वो कौन सा है, जेनेटिक प्लान, वेस्टर्न घाट, बे ऑफ बंगाल, डेकन प्लाटू। तो वेस्टर्न घाट हो जाएगा, जो कि इंडिया में क्या है, हॉट स्पॉट है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम देखेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन हमने देखे हैं जो कि व्याख्या सहित हैं, तो इस प्रकार से आपके 60 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये जो बायोलॉजी की मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, मॉडल पेपर, तो ये आपके जो एग्ज़ाम है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, इसके अलावा बात करें केवीएस है, एनवीएस है, डीएसएस भी है, पीजीटी, टीजीटी, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायोलॉजी आपको जो एनसीईआरटी की है वही पढ़नी पड़ती है सभी में, और बायोलॉजी में कुछ परिवर्तन होता नहीं है। इस कारण से मैंने सभी के लिए कंबाइंड सीरीज बनाई, क्योंकि वो क्वेश्चन आजकल क्या करते हैं, जो केवीएस वाले तो क्या करते हैं, जो स्टेट का एग्जाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं, और स्टेट वाले केवीएस वाले के उठा लेते हैं। इसलिए मैंने जो आरबीसी बोर्ड यानी कि राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होते हैं टीचर्स के, उनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी उठाए हैं, केवीएस के एग्जाम से बनते हैं वो भी मैंने उठाए हैं। तो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।